जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर नंबर 2। दोस्तों इसके पहले हम लोग पेपर नंबर फर्स्ट लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम कंप्लीट कर चुके हैं, जो सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य था। ये पेपर है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत है। इस पेपर के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 10 प्रश्न होंगे। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 होंगे। सारे प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, आप बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक वीडियो ये 80% 80+ लाने के लिए आपको काफ़ी होगी। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें, अम्लीय वर्षा क्या है। दोस्तों अम्लीय वर्षा क्या है यानी एसिड रेन क्या है, ये आपको सी टेट में देखने के लिए भी प्रश्न मिलता है। सी टेट जैसे देखेंगे दोस्तों, तो सी टेट में ये पूछता है कि ताजमहल जो बनवाया गया है उसमें वर्षा का प्रभाव या उसका जो कलर है वो कलर डिसकलर हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। तो ये अम्लीय वर्षा एसिड रेन के कारण वो जो ताजमहल का कलर है वो कलर डिसकलर हो रहा है। ठीक है, तो ये अम्लीय वर्षा क्या है दोस्तों, जो प्राकृतिक के अंतर्गत जो वर्षा होती है उसमें वायुमंडल में सल्फर, ये देखिएगा, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, क्लोरीन व फ्लोरीन गैसों की वृद्धि, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये भी अपना जो एसिड रेन है उसमें सहयोग करती है। गैस की वृद्धि होती है। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल का निर्माण कर वर्षा जल को अम्लीय बना देता है। ऐसा वर्षा जल धरती पर वनस्पतियों और संगमार्मल, देखिए ये चीज़ आ गया, संगमार्मल की जो इमारतें हैं उसको बुरी तरह प्रभावित करता है। ठीक है, कौन बुरी तरह प्रभावित करता है, तो एसिड रेन यानी वर्षा, अम्लीय वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो दोस्तों जो पूछा गया है ये देखेंगे, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। दोस्तों खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी को प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो घास फूस है, ये घास फूस प्राथमिक उपभोक्ता, यानी यहाँ पर पहले सबसे पहले देखिए किसी परितंत्र में, ठीक है, किसी परितंत्र में जीवों की श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीव द्वारा खाया जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ एक सेकंड, ये देखिए, ये परिभाषा एक्ट है, परिभाषा है, खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक परितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जैसे उदाहरण पौधा हो गया। ठीक है, जो पौधा हो गया ये प्रकृति के द्वारा उगता है। मान लीजिए प्रकृति में पौधे उगे हैं, घास फूस उगे हुए हैं, इन पौधों को या घास को कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है। ठीक है, टिड्डा को कौन खाता है दोस्तों, तो टिड्डा को मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है दोस्तों, तो मेढक को आप लोगों ने देखा होगा सांप खा लेते हैं। और सांप को दोस्तों देखेंगे तो सांप को कौन खाता है, तो यहाँ चील, बाज, उल्लू जो होते हैं ये सब, उल्लू तो यहाँ हमें लग रहा है गलत है, इसमें सांप को जो है चील खाता है। ठीक है, चील खाता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये खाद्य श्रृंखला कहलाएंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि इसमें पौधा भोजन का उत्पादन करता है। ठीक है, पौधा क्या करता है दोस्तों, पौधा भोजन का उत्पादन करता है, जिसे टिड्डा पौधे को यानी पौधे को से भोजन प्राप्त करता है। फिर मेढक क्या करता है, मेढक टिड्डा को खा लेता है तो इसका भोजन हो जाता है, भोजन प्राप्त करता है। और फिर सांप जो है वो मेढक यानी जो सांप है वो अपना भूख किससे मिटाता है, मेढक को खा करके अपना भूख मिटाता है। उसी तरीके से यहाँ पर फिर उल्लू लिखा हुआ है, जो चील होता है, बाज और चील, ये लोग सांप को खा करके भोजन अपना, ये सब क्या हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है विश्व तापन। दोस्तों ये पेपर आप पूर्ण रूप से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, ये पेपर केवल आप पूरा देख लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, विश्व तापन क्या है दोस्तों, विश्व तापन ग्लोबल वार्मिंग,
ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी विश्व में गर्मी बहुत अत्यधिक पड़ रही है। इस समय देखे होंगे आप लोग, गर्मी के मौसम में 47 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है। तो वो क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। और ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है दोस्तों, तो पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक चीज़ है उसको मनुष्य नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व तापन हो रहा है। ठीक है, यानी विश्व में जो गर्मी पड़ रही है उसी से संबंधित है। पेड़ों की कटाई हो रही है जिसके कारण वर्षा कम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालीन औसत तापमान में हुई वृद्धि को वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, यानी जो पृथ्वी की कटाई हो रही है उसी के कारण। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे परितंत्र क्या है। परितंत्र क्या है, तो परितंत्र दोस्तों प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। हम इसे ही परितंत्र कहते हैं। ठीक है, परितंत्र कहते हैं। ठीक है, परितंत्र का जो हमारा पृथ्वी है, जो वन है, इस वन पृथ्वी जो संसार है, पर्यावरण बना हुआ है, इसमें बहुत सारे पशु पक्षी जानवर इत्यादि रहते हैं जो एक साथ एक स्थिति परिस्थिति के अनुसार पर्यावरण के साथ रहते हैं, वही परितंत्र हो गया। ठीक है, ये आप लोग अपने। अब देखिए वन विनाश के कारण, दोस्तों आप खुद सोचिए कि वन विनाश क्यों हो रहा है, वन विनाश के क्या कारण है। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि जनसंख्या का ज़्यादा होना। जनसंख्या इतना वृद्धि हो गई है जिसके कारण लोग अब खेतों में घर बना रहे हैं, वनों को कटाई करके घर बनवा रहे हैं। फर्नीचर की इतनी आवश्यकता पड़ रही है कि फर्नीचर के लिए लोग वनों की कटाई कर रहे हैं। उसके बाद पेपर की तैयारी, यानी पेपर बनाना है तो पेपर में भी लकड़ी, यानी लकड़ी का कहाँ कहाँ यूज होता है आप लोग खुद सोचिए। और जब लकड़ी की जनसंख्या वृद्धि, मेन जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है तो आवश्यकता पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है तो वनों का विनाश हो रहा है। इसके बारे में ये आप लिख देंगे। और वनों का विनाश हो रहा है, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति के साथ जब भी छेड़छाड़ होगा तो ये प्राकृतिक अपना स्थान बनाना, यानी अपना तराजू जैसे होता है, ठीक है, तराजू, तो पृथ्वी पर जितना ही दुख कष्ट ये सब कुछ पृथ्वी को होगा, वनों से पृथ्वी के साथ जितना खिलवाड़ होगा वो प्राकृतिक स्वयं अपना संतुलन बना लेती है। जैसे भूकंप आएगा, बारिश कम होगा, बहुत सारे इस तरीके से होगा जिससे वो अपना संतुलन बना लेगी। ये है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। दोस्तों पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। पर्यावरण क्या कहलाता है, जिससे हम लोग चारों तरफ यानी घिरे हुए हैं। हम घर से घिरे हुए हैं, पेड़ से घिरे हुए हैं, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, यानी जिस जिस चीज़ से हम घिरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ के जो भी आवरण है वो हमारा पर्यावरण हो गया। ठीक है, तो पर्यावरण का हम जब चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो उसका तो हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। मानव के स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रहा है, बारिश कम होती है, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, तो उसका पर्यावरण में जो समस्या हो रही है उसमें मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव। अभी देखेंगे ओजोन परत में जो छिद्र होता है, जो कि कैंसर, अगर देखा जाए तो अगर सूर्य किरण डायरेक्ट आए तो वो कैंसर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये जो पर्यावरण है मानव को किस किस तरीके से अपना नुकसान पहुँचा रहे हैं, प्राकृतिक के साथ हम लोग किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, और प्राकृतिक क्या हम लोगों के साथ कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, भूकंप इत्यादि जो आ रहा है, ये पृथ्वी पर्यावरण के नुकसान के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्या है, IEEP क्या है। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। तो IEEP अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, इसका है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 1975 में अस्तित्व में आया था। 2 दशकों तक UNESCO और UNEP ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1975 से 1995 का नेतृत्व किया, जिसने पर्यावरण जागरूकता के लिए शिक्षा को कैसे संगठित किया जाए इस पर एक दृष्टिकोण निर्धारित किया और वह व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया। ठीक है, ये IEP है। ठीक है,
यानी जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के शिक्षा में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम अपना 1975 से 1995 के बीच हस्तक्षेप किया और इसका नेतृत्व किया, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है आप यहाँ देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है। दोस्तों आपको पर्यावरण शिक्षा क्यों दिया जाए, क्यों आपको शिक्षा पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है, बच्चों को क्यों हम पर्यावरण की शिक्षा दें। दोस्तों आज का जो समय चल रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम लोगों को पानी के लिए तरसना पड़े। अभी आप लोग देखेंगे बॉटल में आपको 1 लीटर बॉटल में 20 रुपए का पानी मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है। अब देखिए पहले के लोग क्या थे, पहले के लोग कुआं से पानी पीते थे, शुद्ध पानी मिलता था, तालाब कुआं नल इत्यादि से पानी पीते थे। ठीक है, उनको वो पानी फ्रेश मिलता था। लेकिन इस समय लोग इतना पर्यावरण को गंदा एवं दूषित कर दिए हैं कि जहाँ की शुद्ध आपको पानी और हवा भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं होगा जबकि बॉटल में आपको ऑक्सीजन लेकर के घूमना पड़े और 1-1 लीटर का बॉटल ऑक्सीजन का भी आप लोग खरीदेंगे। जैसे स्टेशन या इधर उधर कहीं भी हम लोग जाते हैं तो देखे होंगे आप लोग। तो दोस्तों जब भी पर्यावरण शिक्षा हमें देना बच्चों को इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी हम लोग सतर्क नहीं हुए तो जो आने वाला कल होगा उसमें हमें अनेक प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि लकड़ी, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, विभिन्न प्रकार के जो अभी देखिए दोस्तों कोरोना उसका जीता जागता उदाहरण क्या था। ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, आप लोग देखे थे। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो उस समय समझ में आ रहा था कि पेड़ों का महत्व और क्या होना चाहिए। जो फ्री में हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं, जो पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं उसको हम लोग काट रहे हैं, और जो बॉटल का सिलेंडर मिलता है दोस्तों उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये आप सोचिए, खरीद करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये सी-टेट के अंतर्गत देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है। चिपको आंदोलन क्या है। दोस्तों चिपको आंदोलन ये भी एक प्राकृतिक पेड़ों की रक्षा, वनों की रक्षा से संबंधित चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें जो है देखा जाए तो चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों का सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। आंदोलन है, इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन दर स्तर प्राकृतिक और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना और इसे चिपको की संज्ञा दी गई। ठीक है, बहुगुणा, ठीक है, बहुगुणा थे। उन्होंने अपना उत्तराखंड में क्या था दोस्तों कि जो अंग्रेज थे तो पेड़ों की कटाई करने लगे थे। ठीक है, जब पेड़ों की कटाई करने लगे थे तो जो वहाँ चिपको उत्तराखंड के लोग थे, वहाँ की महिलाएं इन पेड़ों को पकड़ करके चिपक गई। ठीक है, पेड़ों को पकड़ करके चिपक गई और बोली कि जब तक अगर पेड़ आपको काटना है तो आपको सबसे पहले हमें काटना पड़ेगा। तो जो थे उन लोगों को झुकना पड़ा और पेड़ों की रक्षा उन लोगों के द्वारा किया गया, वही चिपको आंदोलन के अंतर्गत ये मैटर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है, ये सतत विकास से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इस चैनल पर मान लीजिए कि आप लोग बने हुए हैं तो आपको जो पेपर मिलता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो कम से कम आप बिना कहे हुए जो भी वीडियो देखें, वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए। एक लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास केवल शेयर कर देंगे। उससे क्या होगा कि हम आपके लिए अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक दे करके आप हमारे लिए आप मोटिवेशन का काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो भी बीएड, सी-टेट इत्यादि की जो तैयारी कर रहे हैं वो आपको समय से उपलब्ध हो सके। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों सतत विकास क्या है। सतत विकास से क्या मतलब, सतत का मतलब रेगुलर हो गया। तो जो वृद्धि और विकास होता है दोस्तों हम लोग पढ़े थे, तो जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया होती है, यानी जीवन से लेकर के मरणोपरांत तक विकास होता रहता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्राकृतिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत सतत विकास का क्या मतलब है।
तो दोस्तों सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगता और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन में विकास का आह्वान करती है तथा जो विकास के लिए भी भविष्य की पीढ़ियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं का पूरा करने में जोर देता है। ये सतत विकास है। नेक्स्ट दोस्तों खंड ब, ठीक है, खंड ब के अंतर्गत यानी खंड सेशन बी के अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 5 प्रश्न आपको करना होगा और ये आपको हम बता दें कि जो ये पेपर आप देख रहे हैं ये पेपर आपका 50 नंबर का ही होगा। तो 10 दूना 20 नंबर वहाँ ऊपर आप देख चुके, यानी 10 प्रश्न था, 2 नंबर का था। ठीक है, ये 20 नंबर। यहाँ आपको क्या था कि जो अनिवार्य प्रश्न या पेपर आप लोग देते आए हैं 90 नंबर वाला, उसमें क्या था कि यहाँ पर आपको 40 नंबर मिल जाता था। ठीक है, क्या होता था, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता था और 5 क्वेश्चन करने होते थे, तो यहाँ पर 40 नंबर मिल जाता था। ठीक है, और 15 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसमें इसमें आपको 7.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी 14 नंबर वहाँ से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 50 नंबर में पूरा डिवाइड किया है, प्रश्न उतना ही करना है, लेकिन यहाँ से आपको 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आइए इसके अंतर्गत देख लेते हैं दोस्तों अब लघु उत्तरीय प्रश्न क्या क्या पूछा गया है। दोस्तों यहाँ देखेंगे जल चक्र। ठीक है, जल चक्र का सचित्र वर्णन करें। तो जल चक्र क्या होता है इसके बारे में आप कहानी के माध्यम से, ऐसे ही आप तो पढ़े ही हैं पहले, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सूर्य है। ठीक है, ये आपका सूर्य हो जाता है, सूर्य, और ये हो गया आपका तालाब। रुकिए यहाँ पर ये है, इसी को हम दिखा देते हैं, इसी से आप समझ लीजिए। ये हो गया आपका सूर्य। सूर्य से क्या होता है, संघनन एवं बादल। इसमें क्या होता है, सूर्य की गर्मी जब पृथ्वी पर पड़ती है, समुद्र, महासागर इत्यादि जहाँ पड़ती है, तो उसमें से क्या होता है कि महासागर में जब सूर्य की गर्मी पड़ी तो हम भाप बन करके, वाष्प बन करके जो पानी होता है ये संघनन एवं बादल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और हवा के माध्यम से क्या होता है कि हवा के माध्यम से ये बादल जो बूंदी होती है, छोटी छोटी बूंदी, वो पवन के माध्यम से बादल बन जाता है और बादल प्राकृतिक वायु के दबाव के कारण क्या होता है कि वर्षा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य से पृथ्वी पर जो भी महासागर है उसमें गर्मी के कारण वाष्प होता है और भाप बन करके उड़ता है, बादल बनता है और बादल फिर बरसता है, फिर पृथ्वी पर आता है और पानी जो है क्या है अनेक तरीके से समुद्र में चली जाती है, महासागर में चली जाती है। ये आपका जल चक्र। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाले जल के चक्रीय प्रभाव से है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुँचता है। इसमें जल के विभिन्न स्रोतों से जीवों के बीच जल का आदान प्रदान शामिल है। ये आपका हो जाता है। अगर देखिए दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको। ऑप्शन के रूप में दूसरा जो प्रश्न मिला है ये है, जनसाधारण को पर्यावरणीय शिक्षा से क्या लाभ है। ठीक है, जनसाधारण का मतलब क्या हो गया, हम सभी हो गए। ठीक है, तो जनसाधारण को जो पर्यावरण शिक्षा है इससे लाभ क्या है दोस्तों, हम सभी को पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। अभी हम आपको बताएं कि वनों को, प्रकृति को हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहेगी, प्रकृति से हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति उसका हमें दुष्परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक उसका दुष्परिणाम जरूर देगी। ठीक है, ये आपका जनसाधारण को पर्यावरण शिक्षा से लाभ है। हम अगर उसके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं रखेंगे तो पानी की कमी होगी, हवा की कमी होगी, शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरित गृह प्रभाव से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। हरित क्रांति, हरित गृह प्रभाव, ठीक है, इसका दोस्तों इसके बारे में अगर बताना चाहें तो ग्रीन हाउस का नाम आप लोग सुने, ग्रीन हाउस। ठीक है, ये ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आइए देख लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित तापमान बनाए रखने की में मदद करती है, जिसमें पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। ग्रीन हाउस गैसें हानिकारक सौर विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। ग्रीन हाउस गैस जो है ओजोन लेयर में के अंतर्गत अपना पाया जाता है, और जो ओजोन पर्वत है वो सूर्य से जो भी प्राकृतिक जो सूर्य की किरण
किरण आती है उसको छान करके पृथ्वी पर भेजने का काम करती है, ठीक है। तो वो ग्रीन हाउस होती है। और पेड़ों की कटाई और जो भी प्राकृतिक हम नुकसान कर रहे हैं ये दोस्तों, इसका जो ग्रीन हाउस है और ओजोन परत में जो छिद्र है, ये इसका मेन कारण देखा जाए तो ये जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि एसी में, जो घरों में एसी या गाड़ी इस बैंक इत्यादि जो एसी लगाते हैं उसी से ये गैस प्रवाहित होता है और उसी के नुकसान से ये ग्रीन हाउस गैस दुष्परिणाम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। ये गैसें धरती के लिए एक फिल्टर की तरह काम करती है और हानिकारक विकिरणों को वापस अंतरिक्ष में उछाल देती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पौधा घर गैसें पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होने वाली किरणों को वायुमंडल से निकलने से रोकती है, जिससे विकिरण वायुमंडल में ही रुक जाती है। रुकी हुई विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना का विस्तृत वर्णन करें। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना का विस्तृत वर्णन करें। दोस्तों पर्यावरण क्या है, सबसे पहले तो पर्यावरण आप लिख देंगे कि पर्यावरण है क्या। तो हमारे चारों तरफ हम जिससे भी घिरे हुए हैं, पेड़ पौधे प्राकृतिक जो भी चीज़ हमें घेर रखी है वही हमारा पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण के लाभ लिखेंगे, पर्यावरण की हानि लिखेंगे और पर्यावरण का जीवन पर प्रभाव इत्यादि, ये सब सारे हेडिंग आप लिख देंगे। और इसकी संरचना, जब पर्यावरण की संरचना बोल रहा है तो आपको आकाश, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, ये आप पर्यावरण की संरचना के अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कक्ष। कक्ष वनस्पति क्या है, भारत में ऐसे क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कच्छ वनस्पति दोस्तों बंगाल की उत्तरी खाड़ी में स्थित सुंदर वन कच्छ वनस्पति वनों का सबसे एकमात्र पैच है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में और देखेंगे क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के तटीय दलदली क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को कक्ष वनस्पति अथवा मैंग्रोव कहते हैं। दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है उसके तट पर जो दलदली एरिया होता है, बालू दलदली एरिया, उस क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे घास फूस उगते हैं उन्हीं को हम लोग कक्ष वनस्पति कहते हैं अथवा मैंग्रोव कहते हैं। रंग बिरंगे फूलों वाले छोटे बड़े मैंग्रोव वृक्षों की जड़ें पानी में रहती हैं। ज्वार भाटा के समय इन वृक्षों के तने भी पानी में डूब जाते हैं। ये आपके कक्ष वनस्पति दोस्तों जो होता है ना, आप लोग अपने पोखरा वोखरा में, तालाब में भी देखे होंगे, समुद्र के खाड़ी में अपना देखे होंगे, जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उसके दलदली जो किनारे जो क्षेत्र होता है उसमें छोटे बड़े पौधे उगते हैं रंग बिरंगे, उसे ही कक्ष घाटी के पौधे अपना बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। दोस्तों विद्यालय को, पर्यावरण को बचाने में विद्यालय की भूमिका क्या है। भूमिका देखा जाए तो विद्यालय की भूमिका तो एक विद्यालय में कम से कम 400-500 बच्चे होते हैं, हजारों की संख्या में भी बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर एक विद्यालय के द्वारा पर्यावरण का कोई मुहिम चलाया जाए, जैसे बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि जो प्राकृतिक दिवस है, पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस के दिन एक एक हम लोगों को पेड़ लगाना है। तो दोस्तों अगर हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चे अगर एक पेड़ लगाते हैं तो 1000 पेड़ लग जाएंगे, उसमें से 200, 400, 500 पेड़ तो ज़रूर बच जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की ये भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप लोग खुद सोचिए कि यानी जो स्कूल है, स्कूल में पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण कैसे बचेगा, पर्यावरण की शिक्षा जो विद्यालय के द्वारा बच्चों को दी जाती है, उनके अभिभावक को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को अनेक प्रकार से समझाया जाए पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण अगर आज विनाश हो रहा है तो क्या हो सकता है इत्यादि, ये सब आपको लिख देना है। दोस्तों वनों के प्रत्यक्ष परोक्ष लाभ, यानी जो वन है उसके लाभ क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है कि जो वन है उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ हैं। देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा,
भारत में वनों के महत्व के साथ साथ ही भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों का लाभ कई लाभ हैं। दोस्तों देखिए, भारत में जो वन है उसका महत्व तो है ही, इसके साथ साथ भारत की राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी वनों का लाभ है। क्यों लाभ है दोस्तों? अगर पेड़ पौधे हैं तो लकड़ी को बेच करके जो भारत का की अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सकता है। आम है तो आम के पौधे को, आम के फल को, यानी जो भी फल फूल पेड़ पौधे इत्यादि हैं उनको बेच करके भी अपना आर्थिक मजबूत हो सके। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों से होने वाले लाभ को दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के मतलब को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, जैसे वनस्पति एवं जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, विशेष रूप से वे मानव एवं वनों का संबंध उच्च कोटि से। वनों से हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष लाभ स्वरूप हमें वनों से इमारती लकड़ी, जलवायु ईंधन, पशुओं के लिए चारा, गोंद, लाख, फल, जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया। और अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों अगर देखेंगे तो जो वन वर्षा होती है, बाढ़ की रोकथाम होती है, सुंदर अभ्यारण्य है, आकर्षक पर्यटक है स्थल है, ये आपका क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। यानी आप तो अब इसको समझ गए होंगे कि जो लकड़ी, पेड़ पौधे, फूल, जानवरों के लिए भोजन इत्यादि ये है तो हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। और जो प्राकृतिक यानी जिससे कि वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा होती है, वनों से हमें सुगंध मिलते हैं, अभ्यारण्य यानी जानवर जो रहते हैं, ये सब क्या है? ये अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट दोस्तों जो पूछा गया है, किस प्रकार धर्म पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? यानी किस प्रकार धर्म पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? पर्यावरण धर्म संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण में धर्म की भूमिका, धर्म और पर्यावरण में एक गहरा संबंध है तथा सभी धर्मों का दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति सकारात्मक रहा है। उदाहरण के तौर पर बौद्ध धर्म का मत है कि सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों व मनुष्यों का जीवन एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए व्यक्ति को सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रश्न है ये देखेंगे, परितंत्र स्थायित्व क्या है? इसके लिए ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपसे ये प्रश्न पूछ दिया गया और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हेडिंग इसका हम क्या लिखें, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आप प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो यहीं से आपको हेडिंग मिल जाता है। पहले परितंत्र क्या है, ठीक है, परितंत्र क्या है? तो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह रैखिक होता है, यानी परितंत्र प्राकृतिक जो भी चीज़ है प्राकृतिक से संबंधित, ये परितंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो परितंत्र हो गया। परितंत्र क्या है? परितंत्र हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद परितंत्र स्थायित्व लिखेंगे, उसके बाद परितंत्र स्थायित्व का ऊर्जा प्रवाह लिखेंगे की प्रक्रिया लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे परितंत्र स्थायित्व के लाभ, परितंत्र स्थायित्व के हानि, ठीक है, इत्यादि ये सब हेडिंग आप लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैव पदार्थ तथा मृदा जैसे अजैविक घटकों से संचित होता है। इन पोषक तत्वों का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में चक्रीय रूप से होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विशेष घटक विशिष्ट संरचना में जुड़कर पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह रैखिक होता है, ठीक है, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह रैखिक होता है परंतु पोषक का प्रवाह चक्रीय होता है, जिसका कारण यह है कि ऊर्जा का प्रवाह अधोगामी होता है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह आगे की तरफ होता है वह या तो उपयोग कर ली जाती है या ऊष्म के रूप में नष्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भौतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का सचित्र वर्णन करें। यानी भौतिक वातावरण दोस्तों, भौतिक पर्यावरण, भौतिक एक ठो प्राकृतिक हो गया, एक भौतिक हो गया। भौतिक का मतलब जो व्यक्ति मनुष्य निर्माण करे। भौतिक पर्यावरण क्या हो गया? भौतिक पर्यावरण, एक सेकंड, भौतिक पर्यावरण में
चावच संरचना, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति तथा जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। सांस्कृतिक या मानवीय पर्यावरण में समस्त मानवीय क्रियाओं, दशाओं तथा संस्कृति भूदृश्यों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण किसी क्षेत्र विशेष की भौतिक व जैविक स्थिति या परिवेश जो किसी जीव या प्रजाति को प्रभावित करती हो। ठीक है, ये हो गया। इसमें दोस्तों देखेंगे वायुमंडल की परतें, जो ये हेडिंग है ना हम लोगों का, भौतिक पर्यावरण और वायुमंडल के विभिन्न स्तर। तो वायुमंडल के विभिन्न स्तर के अंतर्गत यहाँ आप लोग देखेंगे, एक सेकंड इसको बड़ा कर देते हैं, ये यहाँ पर देखेंगे वायुमंडल, ये पृथ्वी आपका हो गया। ठीक है, ये आपका पृथ्वी, उसका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और वायुमंडल। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे दोस्तों। आइए रुकिए, नीचे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, एक सेकंड। ये देखिए कुछ बनाया हुआ है, थोड़ा सा केवल समझेंगे इसके बारे में दोस्तों। इसमें क्या है, आपको सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, इसीलिए इसको हम लिखे हैं और आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये पूछ दीजिएगा कि जो आपका वायुमंडल है इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछता है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, या जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन पाया जाता है। तो ये आपका नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है। और देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा आपका 21%। और एक काम और यह होता है कि सभी मौसमी घटना, यानी जो बारिश होती है, जो बादल बनते हैं, यानी जो भी कोहरा, बादल, बारिश, ठंडा, तूफान आदि, ये सब जो भी है ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है आपका समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोफियर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोफियर, ये स्ट्रेटोफियर ओजोन परत पृथ्वी से, यानी ओजोन परत, स्ट्रेटोफियर में क्या है, ओजोन परत पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग समताप मंडल के भीतर है। यानी समताप जो ये मंडल है इसके भीतर ओजोन पर्वत है। दोस्तों ओजोन पर्वत का कितना महत्वपूर्ण रोल है अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओजोन पर्वत में छिद्र हो गया है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लगे तो जो पृथ्वी पर प्राणी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिल सकता है। ये काम और कि प्लेन किस मंडल में चलते हैं, जो एरोप्लेन है अगर इस तरीके पूछ देगा तो दोस्तों ये 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जेट विमान निचले समताप मंडल के माध्यम से, यानी उसमें आपके उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं। ठीक है, जो भी प्राकृतिक बादल वाला ये हो गया, बारिश, बादल, कोहरा आपका क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में होता है। जो भी जेट विमान ये उड़ते हैं, और ओजोन पर्वत किस में है तो समताप मंडल में है, आपका स्ट्रेटोस्फियर में है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर, इसमें कोई अंतरिक्ष से इसकी प्रवेश करने के उल्का पिंड। दोस्तों उल्का पिंड आप लोगों ने देखा होगा कि उल्का पिंड यहाँ निकलता है और आकर आगे जल जाता है। तो क्या होता है, ये मध्य मंडल में होता है। ठीक है, अंतरिक्ष से इसमें जैसे ही प्रवेश करता है मध्य मंडल में वो वैसे ही जल जाता है। दोस्तों रेडियो तरंग, यानी जैसे मान लीजिए कि हम लोग रेडियो बजाते हैं। ठीक है, तो ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। तो जो भी रेडियो तरंग वाला कार्यक्रम होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग बजा रहे हैं, यहाँ से आपको सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से जो सप्लाई किया जाता है वो कहाँ ये जाता है, तो ये तापमंडल, थर्मोस्फीयर में ये जाता है जो तरंग होती है, और यहाँ से ये फिर से रिटर्न हम लोगों के रेडियो के पास आती है। ठीक है, तो ये जो रेडियो तरंग वाली जो कार्यक्रम है ये किस मंडल में होता है दोस्तों, तो ये आपका तापमंडल में होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये सेशन सी। दोस्तों सेशन सी के अंतर्गत आपको क्या करना है कि यहाँ 7.5 नंबर, यानी 7.5 नंबर के एक प्रश्न होंगे। ठीक है, 7.5 का एक होगा, 2 प्रश्न आपको करना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न आपको हम बता दे रहे हैं, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अगर तैयारी नहीं कर पाते हैं तो आप लोग अगर ज़्यादा संख्या में कमेंट करते हैं, ठीक है, कि सर इन प्रश्नों के उत्तर आप करा दीजिए। तो चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 5 लॉन्ग क्वेश्चन कराने में आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो कितना लंबा होगा। इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न तो दे रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा न, थोड़ा थोड़ा हम समझाते हुए भी चल रहे हैं, जिससे कि आपको हेडिंग और लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है,
और कमेंट करेंगे। अगर आपको प्रश्न चाहिए तो आप बोलिएगा, हम कर देंगे। और एक बात और दोस्तों, अगर जो आप ये पेपर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है आपका आरपी टारगेट एजुकेशन, ठीक है, आरपी टारगेट एजुकेशन, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, और जो चैनल का लोगो है, ठीक है, जो चैनल का लोगो है आपका आरपी टारगेट एजुकेशन का, वो दिखाई देगा, वहाँ आप ऐड हो जाइएगा। वहाँ पर आपको जो भी ये पीडीएफ आप सामने देख रहे हैं, ये सारा का पीडीएफ आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्या पूछा गया है। आप कम से कम प्रश्न देख लीजिए और थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में, ठीक है। ये पूछा गया दोस्तों 7वां नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम, यानी पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन किन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर पर्यावरण की शिक्षा हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हमें किन किन बिंदुओं को शामिल करना चाहिए, इसके बारे में हमें क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। हम लोगों ने देखा अभी नाइट्रोजन जो वायुमंडल होता है, मंडल होता है हम लोगों का वायुमंडल, उसमें हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन की जो मात्रा थी वो कितना थी आप लोग देखे हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन जो चक्र है उसका सचित्र हमें वर्णन कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य किस प्रकार पर्यावरण पर निर्भर है, इसके बारे में हम लोग किस प्रकार पर्यावरण पर निर्भर हैं उसको आपको लिख देना है। पानी, गैस, ऑक्सीजन, लकड़ी, फर्नीचर, बारिश इत्यादि हम लोग किस तरीके से आश्रित हैं। दोस्तों अगर पर्यावरण न रहे तो जीवन ही संभव नहीं है, इसके बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा दोस्तों ये होगा 10 नंबर, जन सामान्य के लिए जैविक विविधता के महत्व का वर्णन करें। जैव सामान्य, दोस्तों यहाँ से केवल आपको 2 प्रश्न ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर का जो क्वेश्चन है और लास्ट आज का क्वेश्चन, किन्हीं 2 शिक्षण विधियों का वर्णन करें जो पर्यावरण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग बहुत पढ़े हैं, इसके पहले हर एक जगह पढ़े हैं। इस समय भी शिक्षण विधियां, जो शिक्षण विधि होती है सामान्य से जटिल की ओर, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, ये सारे के सारे सब क्या हैं, अनेक प्रकार के व्याख्यान, ये सब शिक्षण विधियाँ हैं। तो इन सभी शिक्षण विधियों में से पर्यावरण शिक्षण विधि के लिए कौन सा शिक्षण विधि महत्वपूर्ण है, इसको आपको लिख देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लास्ट में एक लाइक कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो इसी का अब आपको सेकंड पार्ट नहीं, यानी सेकंड आपका जो पेपर है, पेपर नंबर 1 हम लोग क्लियर कर लिए, सेकंड क्लियर कर लीजिए और थर्ड आपको कल ये वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।